हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, मैं मांगीलाल चौधरी इस डेली न्यूज़ बुलेटिन के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की जो ताज़ा खबर आपके लिए लेके आया हूं बहुत अल्टीमेट है और दोस्तों आपको रियल में सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अमेरिका ने चिंता की, संक्रमण फैला तो भारत कैसे निपटेगा, पहला क्वेश्चन। जाने खुफिया एजेंसियों ने क्या कहा इसके बारे में। देश अगर बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देश इस कंडीशन में गुजर रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और अमेरिका ने खुद ने चिंता की, भारत ने चिंता नहीं की। इसका मतलब स्वास्थ्य एजेंसियों ने इस बार में उनसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो आसपास के इलाकों को देख रही है। खुफिया एजेंसी के रडार पर ईरान भी है, जहां देश के उप स्वास्थ्य मंत्री खुद इसके चपेट में है। अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोपियो ने मंगलवार में कहा था कि ईरान द्वारा महामारी के आंकड़े छिपा जाने से अमेरिका चिंतित है और अमेरिकी सरकार ने जुड़े सूत्र के मुताबिक ईरान द्वारा महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदम प्रभावी नहीं है। तो उसके पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो भारत कैसे निपटेगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा आबादी वाला देश है। इसका मतलब 130 करोड़ जनसंख्या, इसका मतलब अगर फैल गई दोस्तों तो समाज और देश प्रभावित हो सकता है, मेरा कहने का मतलब है। दूसरा आपके बुलेटिन है, हार्दिक पांड्या ने मैदान में जबरदस्त तूफानी जो है वो वहां पर वापसी की और जल्दी हो सकता है टीम इंडिया के अंदर वापसी हो जाए। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक लंबे अंतराल के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर ली दोस्तों, और उनकी वापसी काफी तूफानी रही है और उन्होंने बल्ले और गेंद से दोनों से कमाल का प्रदर्शन कर डाला दोस्तों। और हार्दिक पांड्या पिछले साल सितंबर से ही कमर की सर्जरी की वजह से क्रिकेट से दूर चले गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है, हार्दिक पांड्या डीवाई पाटिल T20 कप के जरिए मैदान पर वापसी की और कमाल का ऑलराउंडर प्रदर्शन किया दोस्तों, और अपनी विरोधी टीम के खिलाफ 25 गेंदों में 38 रन की तेजी से पारी खेलकर मैनेजमेंट को चौंका दिया है कि अब हार्दिक पांड्या क्या करेगा। तीसरा आपके अगर बात करते हैं दोस्तों, बुलेटिन आपके स्क्रीन के सामने। जनवरी अंत में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ताजा खबर लेके आ रहा हूं। जनवरी अंत में बजट अनुमान के 128.5% पर पहुंचा राजकोषीय घाटा। और शायद आपको पता होना चाहिए, देश का राजकोषीय घाटा जनवरी के अंत में पूरे साल के लिए तय अनुमान के 125% तक पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में घाटा संशोधित बजटीय अनुमान की अगर बात करते हैं 121.5% रहा था। लेखा महानियंत्रक की अगर बात करते हैं, शुक्रवार ने उन्होंने जानकारी दी है शुक्रवार के दिनों में, तो इसका मतलब वास्तविक रूप से यह घाटा 9,85,472 करोड़ रुपए रहा है दोस्तों। एग्जैक्ट आंकड़ा रिपीट कर रहा हूं, 9,85,472 करोड़ रुपए रहा है। और सरकार ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 7,66,846 करोड़ रुपए रहने का बजट का अनुमान रखा है। इस महीने संसद में पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान 3.3% से बढ़ाकर 3.8% कर दिया, और इसका कारण है राजस्व संग्रह में कमी बताई गई है। तो इसका मतलब दोस्तों, शायद आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी न्यूज़ है देश के लिए, जनता को और आपको लोगों को समझना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आपके लिए स्क्रीन के सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट बुलेटिन है, चंद्रमा पर पावर हाउस बना तो 10 पैसे में प्रति यूनिट मिलेगी बिजली। इसका मतलब दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए खबर यह है कि अगर चंद्रमा पर बिजली का पावर हाउस बनने लग गया तो 10 पैसे पर यूनिट। इसका मतलब आप लोग अपने घर में एसी कूलर 24 घंटे जला सकते हो और बिल आपका बहुत कम आएगा, जो आपके स्क्रीन के सामने है। इसरो ने सेवानिवृत्त की अगर बात करते हैं वैज्ञानिक और चंद्रयान 2 अभियान से जुड़े डॉक्टर राजमल जैन ने कहा है कि आज पूरी दुनिया सौर ऊर्जा के उपयोग की दिशा में काम कर रही है। इसरो का अगला प्रयास चंद्रमा को इलेक्ट्रिक हाउस, पावर हाउस बनाने का है। कितनी बड़ी खबर दे रहा हूं आपको दोस्तों, चंद्रमा का 54% भाग रोशनी से भरा है। अगर हमें वहां से रोशनी मिल जाए तो हमारा देश पूरा जगमगाएगा। इसका मतलब यदि हम वहां बिजली लाने में सफल हुए तो 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी, और गरीब व्यक्ति भी एसी चला सकता है, भिखारी भी एसी चला सकता है। आप देखिए कितना जबरदस्त फ्यूचर का प्लान बन रहा है। पर वहां से बिजली धरती पर लाना किसी देश की बस की बात नहीं। हम कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन संसाधन का कैसा होगा यह सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए सभी देशों को कहा जा रहा है कि ताकि मिलकर यह काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा की जो जितनी रोशनी है, जो प्रकाश है, वो मांगीलाल तक और जनता तक पहुंचे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसरो, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों,
तो वहां पर चंद्रमा के तत्व संरचना पर पता करने का प्रयास कर रहा है। यदि तत्व संरचना के बारे में, वस्तु स्थिति के बारे में पता लग जाता है तो ये रहस्य पर्दा बिल्कुल हटा दिया जाएगा और चंद्रमा धरती का हिस्सा था। और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों साथ साथ बने थे दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब वैज्ञानिक काफी बड़ी सोच के साथ में उतर रहे हैं और देशों को आगे आने के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने बुलेटिन लेके आ रहा हूं दोस्तों, जो आपके स्क्रीन के सामने नासा सैटेलाइट ने धरती जैसी दुनिया पर समेत 17 नए ग्रह खोजे और जाने किन प्लेनेट पर मिल सकता है पानी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कैप्लर सैटेलाइट के 4 साल के पहले अपने मिशन में 17 नए ग्रहों की खोज की गई है। इसमें से एक पृथ्वी जैसा रहने योग्य दुर्लभ ग्रह के KIC 7340288b भी शामिल है दोस्तों। और ये सभी ग्रह सितारे की अगर बात करते हैं संभावित जीवन वाले जॉन मिले हैं, और जहां पथरीले ग्रहों का तरल रूप से जल मिलने की संभावना ऐसे व्यक्त की जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, KIC 7340288b का आकार इसे पथरीला ग्रह मानने का उपयोग किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर यह बड़ा होता है तो सौर मंडल का जो विशालकाय गैसीय ग्रहों का जैसा होने की आशंका है। तो मेरा कहने का मतलब आराम से आपको वहां पर सारी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। ये अंतरिक्ष को जो है वो वहां पर चेतावनी दे रहे हैं या फिर वहां पर इंडिकेट कर रहे हैं कि देश और दुनिया कहां तक जा रही है। ये आपके स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट बुलेटिन आपके सामने दोस्तों, वैज्ञानिका का अगर बात करते हैं, अनोखा आविष्कार है। वो अनोखा आविष्कार के अंदर सबसे बड़ी बात ये, रोबोट में भी होगा इंसानी जज्बात। इस न्यूज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक आज के दौर में नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, कई तरह के रिसर्च कर रहे हैं। वे एक जैसी चीजों को तैयार कर रहे हैं जिसकी कल्पना करना मुश्किल होता जा रहा है। और इसी कड़ी में जापान के वैज्ञानिक द्वारा एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जिसमें इंसानी जज्बात है। बच्चे की तरह दिखता है रोबोट का चेहरा। इसका मतलब स्पेशली बात कर रहा हूं, और वैज्ञानिक द्वारा तैयार इस रोबोट का चेहरा बच्चे की तरह दिख रहा है। और इस रोबोट की सबसे खास बात क्या है, यह रोबोट दर्द भी महसूस करता है। जैसे आपके ऊपर कोई भी अगर पांव के ऊपर पांव रखता है, आपको दर्द होता है, यह रोबोट दर्द भी महसूस करता है। ओसाका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस रोबोट का वीडियो जारी किया और इस अनोखे रोबोट का नाम एफेटो है और इसका अर्थ है स्नेह यानी प्यार। और वैज्ञानिकों ने दावा किया जल्द ही वे मतलब इस दिनों के बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, इस रोबोट को वापस एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा और एक इंसान का रूप दिया जाएगा। और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में अगर रोबोट आए तो दोस्तों इंसान का भी रूप रोबोट में दिखेगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। वुहान में फंसे लोगों के सामने खाने पीने के संकट और जाने आप बीती क्या दोस्तों। अगर किसी को संक्रमण होता है वो वही जानता है। कोरोना वायरस बहुत तेज गति से फैल रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के वुहान शहर में फंसे लोगों को सामने खाने पीने के संकट पैदा हो गए। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी के कारण लोगों को भोजन के लिए ऑनलाइन कंपनी और सुपरमार्केट पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लेकिन डिलीवरी बॉय की कमी चलते सुपरमार्केट में और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानें समूह खरीदारी पर यही डिलीवरी की प्राथमिकता दी जा रही है। इसका मतलब सब लोग समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी स्थिति खराब है दोस्तों वहां चाइना की। और दोस्तों चाइना के लोग तेज गति से इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं। यहां पर ध्यान से 8वां बुलेटिन आपके स्क्रीन के सामने। सबसे बड़ी बात यह कि दोस्तों अब तक 123 FIR पुलिस के हत्थे चढ़े, 630 लोग और ज्यादातर इलाकों में धारा 144 है। क्या यार दिल्ली अभी भी इस कंडीशन से गुजर रहा है? हमारी राजधानी ऐसी होगी तो हमारे राज्य कैसे होंगे? मैं डेली न्यूज बुलेटिन के अंदर लेके आ रहा हूं। तो दिल्ली हिंसा में अब तक 42 लोगों की अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 100 से अधिक घायल हो चुके हैं। अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है दोस्तों। लेटेस्ट बुलेटिन न्यूज दे रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, और इनमें से कुछ हालात गंभीर बताई जा रही है। इस दिल्ली में सबसे बड़ी बात है कि पुलिस PRO MS रंधावा की अगर बात करते हैं दोस्तों, वहां बयान आया है रंधावा का। अगर बयानबाजी के अंदर वो उन्होंने ये कहा उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक 123 FIR दर्ज हुए और हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहां पर स्पष्ट है, PRO
MS रंधा का बात करते हैं, वो वहां के इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट लाया और सोचा समझा, और 123 FIR दर्ज है और इतने लोग घायल हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट से दिया। आप सोचिए कितना भयंकर प्रभावित है इलाका, वहां की जनता कितनी परेशान है, ये सारी चीजें हैं। और दोस्तों आपके सबसे सामने, आपके स्क्रीन के सामने एक फोटो आपको दिख रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए जाफराबाद पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। इसका मतलब सोचना पड़ गया उनको, और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा अपने 2 साथी सदस्यों के साथ वहां जो हिंसा वाले जो प्रभावित एरिया है जाफराबाद इलाके में पहुंची, और इस दौरान महिलाओं के साथ गलत काम और अन्य अपराध हुए तो उनकी जानकारी लेनी चाहती थी। तो मेरा कहने का मतलब इस बात से वो पड़ताल कर रही है दोस्तों, जांच कर रही है कि एक्चुअल में किस तरीके से कंडीशन है, महिलाओं के साथ किस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है, क्या महिलाओं के साथ में इसका गंदा वहां पर तरीका नहीं अपनाया जा रहा है, या महिलाओं के साथ में मारपीट नहीं हो रहा है। तो सारी चीजें वहां पर उन्होंने देखी। अध्यक्ष का नाम है रेखा शर्मा। आज के बुलेटिन में इतना ही, वापस नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।